हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे दोस्तों, अपन जो है आज कुछ एमसीक्यू फिजिक्स के करने वाले हैं। तो इसलिए एमसीक्यू की ये सीरीज़ लंबे समय से हम चला रहे हैं और जिसमें आपका काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। यह आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है। मेरे दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारी टीम ने कुछ मॉडल पेपर बनाए हैं, क्वेश्चन बैंक बनाई है इस प्रकार की। यदि आपको परचेज करनी है तो आप 9828721229 इस नंबर पे आप 99 रुपये मेरे दोस्तों फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करके और उसका स्क्रीनशॉट पुनः इसी नंबर पर भेज करके आप क्वेश्चन बैंक मंगा सकते हैं, अपने मॉडल पेपर मंगवा सकते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट की फ़ीस मेरे दोस्तों केवल 99 रुपये है, जिसमें लगभग 15 दिनों का स्टडी मटेरियल आपको आंसर सहित सॉल्व्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल जाएगा। तो इसलिए देर नहीं करें, तुरंत मंगाएं, तुरंत 99 रुपीज़ पे करके इस नंबर पे और पुनः इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल दें, आपको तुरंत PDF मिल जाएगी। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, यदि दो एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी 1 मीटर है तो इनके बीच में लगने वाले बल की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे दोस्तों, इनके बीच में जो बल लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आप जरूर पढ़ना मेरे दोस्तों। और वो होगी 10⁻⁻7 न्यूटन। इसके बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। अति चालक पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू क्या होगी। 1.1 होगी, -1 होगी, 0 होगी कि अनंत होगी। जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, जल्दी बताइए। और बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर देते हैं, साथ ही साथ कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर जा रहा है वो है मेरे दोस्तों -1, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं मेरे दोस्तों, और जो अगला क्वेश्चन है वो है मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति बताइए। देखें, ऑप्शन लगभग सेम है, आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। 0, अनंत, -1 कि 0.1। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 0 होगी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों वो है आपका, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक और अल्प कब होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक और अल्प कब होता है। लो चुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, या इनमें से सभी। जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, आपके अनुसार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है नेगेटिव एंड मेरे दोस्तों बहुत ही कम यानी अल्प कब होती है। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए मेरे दोस्तों। और इसकी PDF मेरे पास इंग्लिश में भी है, तो कल से मैं इंग्लिश की साथ में मेरे दोस्तों PDF बना दूंगा, तो इंग्लिश के भी साथ में मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते, तो इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। इसका आंसर होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और आप जो भी बच्चे सी आंसर दे रहे थे वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों वो है, किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता 1.00001 है तो वो पदार्थ किस प्रकार का होगा। और ये इस तरह का प्रश्न कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में दोस्तों। आपेक्षिक पारगम्यता दे दी जाती है और पदार्थ के प्रकार को पूछा जाता है, तो वो पदार्थ कैसा होगा। लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या कोई नहीं। जल्दी कीजिएगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और मेरे दोस्तों अनुचुंबकीय सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। जल्दी बताओ, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला कौन सा होगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा। जल्दी बताओ देखें। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आप दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। और अधिकांश बच्चों का ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है 7 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए आंसर दीजिएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो वैल्यू दी गई है यह वैल्यू किसके बराबर है? बताइए, देखें किसके बराबर है भाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे दोस्तों? चलते हैं आंसर की तरफ। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड मेरे दोस्तों। बताइए, देखें इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किससे अनोन्य क्रिया नहीं करता? यानी चुंबकीय क्षेत्र इनमें से किसके साथ जो है पारस्परिक क्रिया नहीं करता, किसके साथ रिएक्ट नहीं करता? चुंबक से, त्वरित चुंबक से, स्थिर आवेश से, कि चल विद्युत आवेश से? कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा मेरे दोस्तों, बताओ देखें। बिल्कुल सही, जो बच्चे स्थिर आवेश आंसर दे रहे हैं वो सभी सही हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रतिचुंबकत्व का क्या कारण है? प्रतिचुंबकत्व का क्या कारण है? देखते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति, युग्मित इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, देखें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। आंसर पे चलते हैं मेरे दोस्तों, और यहाँ पे आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति। ये मेरे दोस्तों बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम के द्वारा बनाई गई क्वेश्चन बैंक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ डाल दिया है, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर याद करना मेरे दोस्तों। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे आपके, इसलिए बढ़िया तरह से याद करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथियों। अगला आपका जो क्वेश्चन है मेरे जाबाज साथियों, वो है प्रति चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछा गया है, और आंसर पे चलते हैं। तो प्रति चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण मेरे दोस्तों 0 होगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है लोह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक पारगम्यता न्यू आर का मान कितना होगा? बताइए, देखें 0 होगा कि 1 होगा, कि मेरे दोस्तों 1 से ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा? जल्दी बताइए, देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन बी करेक्ट है वो सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। तो यहाँ पे क्या कहा इसने, चुंबकीय ध्रुव पर 0 होता है, भौगोलिक ध्रुव पर 0 होता है, चुंबकीय याम्योत्तर पर 0 होता है, या कोई नहीं? तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए, देखें। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन राइट नहीं होंगे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद में अगला जो आपका प्रश्न है मेरे दोस्तों वो क्या है, देखिएगा। किसी पदार्थ के शैथिल्य पास का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? किसी पदार्थ के शैथिल्य पास का क्षेत्रफल किसे प्रदर्शित करता है? जल्दी कीजिएगा, क्या आंसर होना चाहिए इसमें मेरे दोस्तों। तो देखते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ को चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला आपका प्रश्न है स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं, क्योंकि क्यों स्टील यूज करते हैं? ऊर्जा हास कम होता है, घनत्व अधिक है, अवक्षेप चुंबकत्व अधिक है, या साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके अनुसार बच्चों, जल्दी बताएं, देखें जल्दी बताइए। 14वें क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ किस प्रकार का हो जाता है? अचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, कि अधिक लोह चुंबकीय? जल्दी कीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका?
ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो ये 15 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे जो है बताए हैं। अब अगले टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ आज, तो इसलिए आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करें मेरे दोस्तों, शेयर करें। अधिक से अधिक बच्चों तक ये जानकारी आप शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट इन छोटे छोटे जो वन वर्ड क्वेश्चन हैं इन्हें तैयार कर सकें। ठीक है, तो देखिएगा, अब है ये आपके क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। पहला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का अनुपात का मात्रक निम्न में से किस राशि के समान होता है? तो इसका आंसर आपके वैसे सामने ही है। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध दोनों का जो अनुपात का मात्रक है वो हमेशा आवेश के क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आवेश के जो है समान होगा। इसके बाद में अगला आपका जो यहाँ पे प्रश्न है वो है, देखिए, एक तांबे के तार की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर प्रेरित विद्युत धारा की वैल्यू क्या होगी? एक तांबे के तार की कुंडली है, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति होने में प्रेरित धारा की वैल्यू क्या होगी? अनंत, शून्य, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर कि कुंडली के काट के क्षेत्रफल के बराबर? कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा मेरे दोस्तों, और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है शून्य। इसके बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का नियम। लेंस का नियम किसके बारे में बताता है? प्रेरित धारा का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, कि प्रेरित धारा की दिशा और परिमाण दोनों? जल्दी बताइए मेरे दोस्तों। लेंज नियम बहुत मोस्ट है, एक क्वेश्चन इसके बारे में डेली आता है, हर एक एग्जाम में आता है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम के द्वारा हम समझ सकते हैं, याद रखना। और इसके बाद में मेरे दोस्तों, और धारा प्रेरित करवानी हो तो आपको कुंडली और चुंबक में सापेक्ष क्या करवानी पड़ेगी? गति करवानी पड़ेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चालक तार दाईं ओर चल रहा है और उसमें प्रेरित धारा की दिशा चित्रानुसार है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा बता दी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों जो है आपने चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा को ज्ञात करने के लिए बहुत से नियम पढ़े होंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मेरे दोस्तों आपने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, इसके अलावा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। ये सारे चुंबकीय क्षेत्र, धारा, बल, इन तीनों के अंदर संबंध को समझाने के लिए अलग अलग नियम मेरे दोस्तों दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे आंसर सही कौन सा होगा? कागज के तल में बाईं ओर, तल में दाईं ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर, या मेरे दोस्तों अगला ऑप्शन है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा मेरे दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, इसने यही कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चालक तार दाईं ओर चल रहा है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा चित्रानुसार है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसके बाद में मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मध्य कलांतर कितना होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। यह आपके लिए मैं बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेके आ रहा हूँ। मेरा प्रयास है जब एमसीक्यू करते हैं तो अनावश्यक बातों पे ध्यान नहीं देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पे ध्यान दें, तो उससे आपका और हम सबका फायदा होगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मध्य कलांतर होगा।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे दोस्तों? π/4 की π/2, π/3 की ओनली पाई। तो ऑप्शन बी π/2। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके ऊपर निर्भर करता है? चालक के प्रतिरोध पर, चुंबकीय क्षेत्र के मान पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष चालक के झुकाव पर, कि समृद्ध फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताएं, जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, समृद्ध फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। अगला जो ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो है यदि 2 × 10⁻³ स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा। जल्दी बताएं, देखें। 2 वोल्ट होगा, 0.2 वोल्ट होगा, कि 0.02 वोल्ट होगा, कि 0 होगा। वैल्यू आपके सामने है मेरे दोस्तों। स्व प्रेरण गुणांक वाली कुंडली जिसमें धारा की वैल्यू दी हुई है, कितने समय तक प्रवाहित हो रही है, कितनी बढ़ रही है, और आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण ज्ञात करना है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप बहुत जल्द कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। मान के चलना कि अपन अगर डेली की एक क्लास से, मान लो अगर डेली में फिजिक्स के 30 भी प्रश्न करवाता हूँ और उनमें से अगर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है, मेरी अगर डेली की फिजिक्स की एक क्लास से, डेली की बायोलॉजी की एक क्लास से भी आपको एक प्रश्न मिलता है तो भी आप बहुत भाग्यशाली होंगे मेरे दोस्तों। क्योंकि डेली अगर एक क्वेश्चन भी आपको मिलता है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ मैं कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने नहीं रखता जो ऑथेंटिक नहीं हो। मैं हमेशा आरबीएससी की बुक्स के और एनसीईआरटी की बुक्स के ही क्वेश्चन रखता हूँ। किसी ऐसी गाइड के क्वेश्चन कभी आपके सामने नहीं लाता जो प्रमाणित नहीं है। ठीक है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आरयूएचएस के सामने। ठीक है ना मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा मार्केट में ऐसी ऐसी गाइडें चलती है, ठीक है, जिनके अंदर इंग्लिश डाला हुआ है, जिनके अंदर 11th का सिलेबस डाला हुआ है बीएससी नर्सिंग में, जबकि वर्तमान समय में वो सिलेबस नहीं है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो उस बुक्स के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुन लेना, उस बुक्स के अंदर आउट ऑफ सिलेबस है बहुत सारी चीज़ें, फालतू के क्वेश्चन बनाए हुए हैं जिससे आपका समय खराब होगा, आपकी तैयारी प्रभावित हो सकती है। इसलिए उस बुक्स को तब पढ़ें जब आपका टॉपिक अपनी आरबीएससी या एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा हुआ हो। क्लियर कह रहा हूँ मैं। सिलेबस से हटकर भी नहीं जाना है और सिलेबस को कम से कम कवर करना है। आप ये मत समझ लेना कि आपने किसी गाइड के अंदर से कोई टॉपिक पढ़ लिया तो वो आपका कवर हो गया। नहीं बच्चों, गाइड से पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन अपनी बुक्स से, आरबीएससी की या एनसीईआरटी की, उस बुक्स से एक बार टॉपिक जरूर पढ़ना, क्योंकि किसी गाइड से प्रश्न यहाँ नहीं बनेगा। या प्रश्न जो बनेंगे वो बुक्स को सामने रख कर बनाए जाएंगे, बुक्स की लाइन से प्रश्न उठाए जाएंगे मेरे दोस्तों। क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैंने ऐसा भी देखा है बच्चों कि आपके सामने कुछ लोग जो हैं वो इस प्रकार के प्रश्नों की पीडीएफ रख रहे हैं, जिसमें कुछ किताबें हैं जिनके प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप उन प्रश्नों को जरूर पढ़ें। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने की सामग्री जहाँ से भी मिलती है अच्छी बात है, लेकिन उन प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ अपने ये जो प्रश्न है, ये जो आरबीएससी के प्रश्न है, ये जो एनसीईआरटी के प्रश्न है, इन्हें भी साथ में तैयार कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आरबीएससी और एनसीईआरटी के प्रश्न तो रह जाए पीछे और हम किसी तीसरी गाइड के प्रश्न पढ़ लें। बच्चों इन बातों को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना। प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रश्न जरूर पढ़ना। ठीक है ना, पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पढ़ने हैं, आरबीएससी की बुक्स के प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है ना, सिलेबस पहले कवर करो। कंपटीशन एग्जाम का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मेरे दोस्तों कड़ी होती है, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी होती है कंपटीशन एग्जाम की। क्या? सिलेबस। सिलेबस वो मेरे दोस्तों बॉर्डर होता है जिसको कभी भी कोई भी संस्थान क्रॉस नहीं करता, याद रखें। अगले तो इस प्रश्न की
वैल्यू मेरे दोस्तों होगी 0.02 वोल्ट। अगला प्रश्न जो है आपका, इसका एक्सप्लेनेशन एंड फॉर्मूला दिया गया है आपके सामने। ठीक है, चलो अब मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 100 घेरों वाली उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा यदि इसमें 5 एम्पियर की धारा 5 × 10⁻³ मैक्सवेल का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप जो है वैल्यू को कैलकुलेट करें। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, और इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो आप इसे इस रूप में सॉल्व करेंगे तो भी आप वैल्यू निकाल पाओगे। इसके बाद में मेरे दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे अति लघुत्रात्मक प्रश्न और हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह के बहुत से प्रश्न हैं। जितने मैं करवा रहा हूँ उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम से ये पीडीएफ ले लेना और पढ़ते रहना। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक नई क्वेश्चन बैंक दूंगा, तो मेरे दोस्तों वास्तव में वो जो नई क्वेश्चन बैंक है वो नई क्वेश्चन बैंक यही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन प्रश्नों को तो पढ़ते नहीं, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं और संतुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको तब तक संतुष्ट नहीं होने दूंगा जब तक आपकी पूरी आरबीएससी की बुक्स तैयार नहीं हो जाए। केमिस्ट्री फिजिक्स बार बार पढ़ो, आप लोग रुको नहीं। आप जितनी बार भी पढ़ोगे ना उतनी बार आपको नए प्रश्न मिलेंगे, आप ये बात मान लेना। एक बार आप अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मैंने 4 बार रिवीजन कर लिया, तो आप 5वां राउंड और पढ़ो, ठीक है ना, आपको और नए प्रश्न मिलेंगे। अगर आपने एक बार पढ़ा है एक बार और पढ़ो, रुकना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये भी आपके सामने प्रश्न है। देखिए अन्योन्य प्रेरण का बीमीय सूत्र दिया हुआ है, ठीक है ना, लेंस के नियम का कथन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी जो पीडीएफ है ना, अभी जितना मैंने क्वेश्चन करवाया है उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। बाकी आपके सामने इनसे भी और बेहतर अपने आरबीएससी और एनसीईआरटी के और भी बहुत से क्वेश्चन आपके सामने रखता रहूँगा। मेरे दोस्तों अच्छी जानकारी जहाँ से भी मिले प्राप्त करते रहें। ठीक है मेरे दोस्तों, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो को इतना बढ़िया तैयार करें कि आपके बीएससी नर्सिंग के पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएँ। मेरे दोस्तों कोविड बढ़ रहा है, खुद का ख्याल रखें, खुद के परिवार का ख्याल रखें, और साथ ही साथ पढ़ाई को नहीं छोड़ें। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल ज़रूर होगा मेरे दोस्तों, और सिलेक्शन आपका ही होगा। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारी टीम से मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक नहीं ली है तो ज़रूर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन मॉडल पेपर लेने के लिए इंस्टा मोजो वेबसाइट की लिंक भी दी गई है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हर एक सूचना हम टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। मॉडल पेपर की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।